क्रिया। क्रिया किसे कहा जाता है आपको पता है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए। क्या होता है क्रिया किसे कहा जाता है? कहा था किसी शब्द में या जिस शब्द में किसी काम का होना या पाया जाना, किसी काम का होना या पाया जाना या होना पाया जाए, उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने कह दिया कि आना एक क्रिया है, बोलना एक क्रिया है, लिखना ये भी एक क्रिया है, लिखना एक क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया है। वही कहा था कि जिस शब्द में किसी काम का होना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब देखिए क्रिया का मूल धातु जो होता है, ये धातु क्रिया जो होती है आपको बताएं धातु क्रिया का मूल रूप होता है। जैसे हमने कहा कि धातु क्रिया का मूल रूप कैसे होता है, अब आपको जानना होगा। धातु जो होती है क्रिया का मूल रूप होता है। क्रिया का क्या होता है? मूल होता है। जैसे धातु उस मूल शब्द को कहते हैं जिसमें विकार होने से क्रिया बनती है। धातु जो होता है उस मूल शब्द से कहते हैं जैसे विकार होने से, विकार मतलब परिवर्तन होने से क्रिया का क्या बनता है। जैसे चलना एक क्रिया है, चलना क्रिया में चल एक धातु है। हमने कह दिया कि चलना, पता है आपको एक चलना क्रिया, चलना एक क्रिया है। लेकिन चलना एक क्रिया है और चलना में जो होता है, चलना क्रिया में होता है चल, क्या होता है? एक धातु है। चलना क्रिया में चल ये क्या है? धातु है। तो धातु जो होती है क्रिया का मूल रूप होता है। हमने कहा कि धातु जो होती है क्रिया का मूल रूप होता है, अर्थात धातु का अर्थ क्या होगा? धातु जो होती चल धातु हो गया, लेकिन चलना क्या होगा? क्रिया होगा। इसलिए कहा जाता है कि धातु क्रिया का मूल रूप होता है। जान लीजिए किसी भी चल में धातु में जो होता है अगर प्रत्यय लगाया जाए, ना प्रत्यय लगाया गया, पता होगा चलना में ना क्या है? न्याय आपका क्या है? न्याय ना आपका क्या है? प्रत्यय है। इसका मतलब कि धातु में अर्थात चल में जो होता है कोई प्रत्यय लगा दिया जाए, धातु में कोई प्रत्यय लगा दिया जाए तो क्या कहा जाता है? क्रिया बन जाता है। मूल शब्द हमने क्या कहा कि चल धातु में अर्थात इस चल में धातु में जो होता ना एक प्रत्यय है, अगर ना में प्रत्यय लगाया, अगर धातु में कोई भी प्रत्यय लगा दिया जाए तो क्या बन जाता है? क्रिया बन जाता है। अब देखेंगे धातु अगर प्रकार देखे जाए तो धातु दृष्टि दो प्रकार से होती है। अगर हम धातु की बात करें तो अभी क्रिया हम आपको चलेंगे, लेकिन धातु पहले समझिए फिर क्रिया एकदम पूरी समझ में आ जाएगी। जो कि धातु दो प्रकार के होते हैं। आपको पहला होता है कि धातु दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक मूल धातु होता है, दूसरा यौगिक धातु होता है। मूल धातु और दूसरा जो होता है वो कहलाता है यौगिक धातु। यौगिक धातु, मूल धातु या यौगिक धातु कह सकते हैं। छोटी की बंतरा दीजिए क्योंकि हिंदी पढ़ना है, शुद्ध लिखेंगे। मूल धातु या यौगिक धातु। एक धातु और होता है जिसका नाम नाम धातु कहता है, लेकिन आप समझिए पहले आप क्या करें। मूल धातु क्या होते हैं? मूल धातु जो होते हैं स्वतंत्र होती है। मूल धातु में कौन कहलाती है? मूल धातु जो होती है ये स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र होती है। मूल धातु में जो होती क्या होती है? स्वतंत्र। जैसे हमने कहा खा पी देख, ये जो होते हैं इनको कहे आज जो होते हैं खा पी देख, ये जो होती स्वतंत्र होती है। मूल धातु में वे धातु होती है, मूल धातु कह सकते हैं कि मूल धातु स्वतंत्र होती है। जैसे खा पी देख, ये क्या होती है आपकी? ये आपके क्या है? मूल धातु में। लेकिन यौगिक धातु क्या होती है? यौगिक धातु का निर्माण जो होता है क्रिया के प्रत्यय के योग से होता है। यौगिक धातु का निर्माण क्रिया के प्रत्यय के योग से होता है।
यौगिक धातु क्रिया के प्रत्यय के योग से होता है। जैसे हमने कहा खा पी देख हो गया। अब जैसे खाना से खिलाना, खाना हो गया, खाना से क्या कर लिख दिया जाए खिलाना, खिलाना शब्द लगा, प्रत्यय लगा, खाना क्रिया है लेकिन इसमें प्रत्यय लगा कि नहीं, आना प्रत्यय शब्द जो लगा, खिलाना अर्थात आना शब्द क्या हो गया, प्रत्यय लग गया। जैसे खाना से खिलाना प्रत्यय हो गया। पढ़ना, जैसे हमने कह दिया पढ़ना, पढ़ना से क्या हो जाएगा पढ़ाना, इसमें भी प्रत्यय लगा। अर्थात कहा जाता है कि यौगिक धातु का निर्माण क्रिया के प्रत्यय के योग से होता है। यौगिक धातु कहलाती हैं जब क्रिया के प्रत्यय के योग से होता है तो उसे यौगिक धातु कहते हैं। लेकिन एक धातु इसमें और होती है जो आप धातु बता रहे हैं, एक धातु आप और जानते होंगे जिसका नाम होता है कि नाम धातु। नाम धातु, ये जो नाम धातु होती है, ये नाम धातु क्या होती है पता होगा, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती हो। जो धातु हम कह सकते हैं कि जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती हो, संज्ञा या विशेषण से बनती हो, वो नाम धातु कहलाती। वो कौन सी धातु कहलाती है, नाम धातु कहलाती। जैसे हमने कह दिया एकदम एग्जाम्पल से लिखा हमने, जैसे हाथ से, हाथ ये लिखा गया जो हाथ है, देख रहे हो, हाथ से हथियाना लिख दिया गया, हाथ से हथियाना। ये क्या संज्ञा या विशेषण से जो बनती है, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती हो वही क्या कहलाती है, नाम धातु कहलाती है। जैसे हमने लिखा हाथ, हाथ ये संज्ञा है, हाथ से हथियाना, या हम कह सकते हैं कि लिख दिया गर्म से गरमाना, गर्म से लिख सकते हैं क्या गरमाना। देख रहे हैं, संज्ञा या विशेषण से जो धातु बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। अब हम आपको क्रिया बताते हैं, क्रिया रचना के एकदम क्रिया आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे क्रिया किसे कहा जाता है। ये धातु है, हमने कहा धातु का मूल शब्द जो होता है क्रिया होता है, अर्थात क्रिया का जो होता है धातु क्रिया का एक मूल रूप होता है, इसलिए धातु को आपको जानना बहुत जरूरी था। लेकिन क्रिया को अगर देखा जाए रचना की दृष्टि से, हम क्रिया की भेद देखते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया का भेद, क्रिया का भेद पहचानने की, क्रिया की एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको एक एकदम पहचान बता देंगे जो कोई दिक्कत नहीं। रचना की दृष्टि से अगर हम देखें तो क्रिया के दो भेद पाए जाते हैं, एक होता है अकर्मक क्रिया, दूसरा जो होता है सकर्मक क्रिया होता है। देखिए कौन सी क्रिया होता है, एक क्रिया होती है अकर्मक और दूसरी क्रिया जो होती है सकर्मक। अब ये आपको बताने की नहीं जरूरत है। अ लगा है अकर्म जिसमें कर्म ना लगा हो, और सा लगा जिसके साथ कर्म हो। अब आपको पता है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, कहने का मतलब होता है अकर्मक अर्थात कर्म ना हो लगा, जिसके साथ कर्म ना लगा हो वो अकर्मक क्रिया हो, और सकर्म मतलब साथ में जिसके कर्म लगा हो क्या कहलाता है, सकर्मक क्रिया कहलाता है। ये आप एकदम पहचानते हैं। अर्थात कह सकते हैं जिस क्रिया के साथ कर्म ना जुड़ा हो, आप कहते हैं कि जिस क्रिया के साथ, जिस क्रिया के साथ कर्म ना जुड़ा, कर्म ना जुड़ा, उसे कहा जाता है अकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे हमने कह दिया कि राम खाता है, राम खाता है। अभी देखिए पहचान एक सेकंड में आप जान जाएंगे, एक पहचान आपको बताएंगे, एकदम एक सेकंड में अकर्मक सकर्मक क्रिया पहचान जाएंगे। राम खाता है, राम क्या खाता है, कहता है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म ना जुड़ा हो वो क्या कहलाता है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। वो क्रिया कौन सी कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। लेकिन जैसे हमने कहा कि राम खाता है,
अगर क्वेश्चन पूछा जाए राम क्या खाता है, तो क्या खाता है पता नहीं, अर्थात इसका मतलब कोई कर्म ना लगा हो। सकर्मक क्रिया के मतलब हो जाता है जिसमें क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हो, जिसमें क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हो, जिसमें क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हो, वो क्या कहलाती है, सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे हमने कह दिया, यहां कहा राम खाता है, राम क्या खाता है पता नहीं, लेकिन हमने कह दिया राम आम खाता है, राम आम खाता है। अब यहां क्या क्वेश्चन लगा के देखा जाए, राम क्या खाता है, राम आम खाता है, तो कर्म मिला। इसका मतलब होता है आप पहचान जाएंगे कि सकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है, अकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है। आप एकदम शुद्ध पहचान होती है, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म ना जुड़ा हो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है, जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। हमने कहा कि राम खाता है, राम क्या खाता है, क्वेश्चन आंसर नहीं मिला, इसका मतलब हो जाएगा कि ये अकर्मक क्रिया होता है। राम आम खाता, राम क्या खाता, राम आम खाता है, अर्थात क्या का आंसर अगर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती। लेकिन याद रखिए, हमने कहा क्या, किसे, किसको। देखिए क्वेश्चन पहचानने क्या होगा, क्या या क्या शब्द लिखिए, या किसे, किसे, किसको, क्या, किसे, किसको। अगर लगा करके हम आंसर निकालते, लगाकर कोई प्रश्न पूछा जाता, लगाकर हम उत्तर मिल जाए, तो ये समझ लीजिए अगर उत्तर मिल जाता तो सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। एकदम सिंपल। हमने कहा कि आप क्वेश्चन कोई भी अगर शब्द दिया रहेगा, जैसे राम आम खाता, एक वाक्य दिया पूरा है, तो हमने कहा कि राम क्या खाता है, तो राम आम खाता है। क्या, किसे और किसको लगाकर अगर आप देखें कि अगर आंसर मिल जा रहा है इनको, तो आप समझ जाइएगा तुरंत ही क्या कराएंगे, सकर्मक क्रिया कहते। क्या, किसे, किसको लगाकर अगर आंसर नहीं मिलता है, इसका मतलब कर्म नहीं जुड़ा होता है, वो क्या कहलाएगा, अकर्मक क्रियाएं कहलाएगा। वो क्या क्रिया कहलाएगी, अकर्मक क्रियाएं कहलाएगी। तो सकर्मक क्रियाएं और अकर्मक क्रियाएं की पहचान एकदम शुद्ध होती। लेकिन अब हम अकर्मक क्रियाओं के कुछ भेद होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे। हम एक के बारे में पढ़ते हैं, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के भेद। अकर्मक क्रिया के भेद। अब देखिए अकर्मक क्रिया के भेद देखिए, तो कहा जाए अकर्मक क्रिया के दो ही भेद होते हैं, एक पूर्ण अकर्मक होता है, एक अपूर्ण अकर्मक होता है। देखिए एकदम सिंपल, एक जो होता है पूर्ण अकर्मक होता है, दूसरा जो होता है अपूर्ण अकर्मक होता है, अपूर्ण अकर्मक होता है। अब इनकी पहचान क्या होगी कि किसे हम कहेंगे पूर्ण अकर्मक होता है, किसे अपूर्ण अकर्मक होता है। जिस वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द की आवश्यकता ना हो। हमने कहा क्या, पूर्ण अकर्मक क्रिया की जिस वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य जो होता है शब्द की आवश्यकता नहीं होती। हमने कहा क्या कि जिस वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द की आवश्यकता ना हो, किसी अन्य शब्द की आवश्यकता ना हो, शब्द की आवश्यकता ना हो। हमने कहा कि पूर्ण अकर्मक क्रिया जिस वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द की आवश्यकता ना हो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। एकदम एग्जाम्पल से आप देखिए, जैसे हमने कह दिया कि राम सो रहा है, राम सो रहा है। अब इस वाक्य से आप समझिए राम सो रहा है, क्या राम को सोने के लिए किसी अन्य शब्द की आवश्यकता है, किसी कर्ता और की आवश्यकता पड़ती है सोने के लिए? नहीं, राम सो रहा है,
सोने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? राम सो रहा है। हमने कहा कि जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि बालक रो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कि बालक रो रहा है। इसमें रोने के लिए किस शब्द की आवश्यकता पड़ी? नहीं, हमने वही कहा कि जिस वाक्य में क्रिया के अतिरिक्त किसी शब्द अर्थात किसी अन्य शब्द की अगर आवश्यकता नहीं होती, किसी अन्य शब्द की अगर आवश्यकता नहीं होती है तो पूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहलाता है। और हमने कहा कि राम सो रहा। एग्जाम्पल देखिए कि राम सो रहा है। अगर राम सो रहा है तो किसकी और किस शब्द की आवश्यकता होगी सोने के लिए? लोरी तो सुनाएंगे नहीं कि राम सो लोरी सुनाए शब्द की। बालक रो रहा है, इसको रोने के लिए किस शब्द की आवश्यकता पड़ेगी? किसकी आवश्यकता पड़ेगी रोने के लिए? तो आप इसको पहचान सकते हैं। आपकी किसी अन्य की आवश्यकता अगर नहीं पड़ती, अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप तुरंत पहचान जाइए कि ये क्रियाएं जो होती हैं पूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। पूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहलाती। लेकिन अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं की अगर हम बात करें, अपूर्ण जो होता है अकर्मक क्रिया जो होती है किसे कहा जाता? जिस वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य पूरक शब्द हो। हमने कहा कि जिस वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द हो या कहा जाता किसी अन्य पूरक शब्द हो, कोई अन्य पूरक शब्द हो तो उसे क्या कहते हैं? जिस वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य पूरक शब्द हो तो समझ लेना अकर्मक क्रियाएं कर। अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहते हैं कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य पूरक शब्द का प्रयोग हो। जैसे एग्जाम्पल कह देंगे तुम हो। अच्छा, इस शब्द से अब आप देखिए क्या लिखा गया, तुम हो। इसका मतलब है एक और व्यक्ति है कि नहीं? हमने कहा कि तुम हो, एक मैं हूं कर्ता एक मैं हूं, और हम कहा कि तुम हो मतलब आप भी हैं। इसके मतलब किसी अन्य की आवश्यकता हो। वे हैं, या कह सकते हैं कि वे थे। शब्द लिखा गया वे थे। अब इस शब्द से क्या प्रकट होता है? कहता वे थे, इसका मतलब हम भी थे और वे थे। किसी अन्य शब्द की आवश्यकता, अर्थात इसमें दो कर्ता अगर देखा जा हो सकता है, वो भी थे और हम भी थे। वे थे। हमने कहा क्या कि जिस वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य पूरक शब्द हो, कोई अन्य अगर पूरक शब्द होता है कर्ता के अतिरिक्त दिखाई देता है तो तुरंत कहिएगा ये अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। जैसे हमने कहा कि तुम हो मतलब मैं भी हूं और तुम हो मतलब आप भी हैं। वे थे मतलब कर्ता भी था और वे भी थे। इसका मतलब होता है कि ये क्रियाएं जो कहलाएगी कौन सी होगी? अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो दो क्रियाओं के अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। लेकिन सकर्मक क्रियाएं के तीन भेद आपको बताते हैं कि कौन कौन से सकर्मक क्रिया के भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद, सकर्मक क्रियाओं के भेद अगर हम देखें तो सकर्मक क्रिया के तीन भेद पाए जाते हैं। पहला होता है एक कर्मक, दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया, और तीसरा होता है संयुक्त या कह सकते हैं अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं। एक कर्मक जिसमें एक कर्म हो, द्विकर्मक जिसमें दो कर्म हो। अब इसमें आप देखेंगे कि कर्म कैसे होता है। हमने कहा कि एक कर्मक क्रिया जिस वाक्य में क्रिया के साथ उसका एक ही कर्म, जिस वाक्य में क्रिया के साथ परिभाषा होती है कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ
जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म हो, एक ही कर्म हो, उसे एक कर्मक कहते हैं। समझ गए आप? हमने कहा कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ उसका एक ही कर्म हो, उसका जिस क्रिया अर्थात जिस वाक्य में क्रिया के साथ उसका एक ही कर्म हो, वही क्या कहलाता है? एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे हमने कहा क्या, राजू गाना गाता है या राजू गाना सुनता है। राजू गाना गाता नहीं, राजू गाना सुनता है। राजू गाना सुनता है। अब देखिए क्या कहा, हमने कहा कि एक कर्म क्रिया अर्थात इसे कह सकते हैं राजू गाना सुनता है। राजू क्या करता है? गाना सुनता है। अब इसमें क्या होगा? एक कर्म हो रहा है, एक ही कर्म में क्या होता है? क्या कर रहा है राजू? क्या सुन रहा है? गाना सुन रहा है। एक ही कर्म है, क्या? गाना। एक कर्म है, क्या है? वो भी गाना। राजू क्या सुनता है? राजू गाना सुनता है। इसमें सिर्फ एक कर्म है। कहने का मतलब जिस वाक्य क्रिया के साथ सिर्फ एक ही कर्म हो, जुड़ा हो, उसे हम एक कर्म क्रिया कहते हैं। राजू गाना सुनता है, इसका मतलब राजू क्या सुनता है? राजू गाना सुनता है। वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? गाना सुन रहा है। क्या सुन रहा है? गाना। अर्थात उसका कर्म क्या है? गाना। द्विकर्म क्रियाओं का मतलब होता है कि जिस वाक्य में क्रिया के दो कर्म हो। देखेंगे दोनों में अंतर, देखेंगे जिस वाक्य में या कह सकते जिस वाक्य में क्रिया के दो कर्म हो, जिस वाक्य में क्रिया के दो कर्म, दो कर्म। कितने कर्म होते हैं? दो कर्म। अब यहां पर देखेंगे, यहां एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिएगा कि क्या दो कर्म होता है। जैसे हमने कहा अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। हमने क्या लिखा? जैसे हमने लिखा अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। हमने लिख दिया कि अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी पढ़ा रहे हैं। इसमें दो कर्म कौन कौन है? पहला तो हो जाएगा कि अध्यापक किसको पढ़ा रहा है? अध्यापक छात्र को पढ़ा। हमने कहा कि सकर्मक क्रिया क्या किसी किसको लगा करके आंसर अगर निकल जाता है तो क्या करेंगे? वो सकर्मक क्रिया कहलाएंगे। तो हम यहां पहचान करेंगे कि अध्यापक किसको पढ़ा रहा है? अध्यापक छात्र को पढ़ा रहा है। अध्यापक क्या पढ़ा रहा है? अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है। हमने देखे दो कर्म हुआ, छात्र और हिंदी, ये दोनों कर्म हुए कि नहीं? अगर क्वेश्चन लगा करके पूछते सकर्मक क्रिया में अध्यापक किसको पढ़ा रहा है? अध्यापक किसको पढ़ा रहा है? अध्यापक छात्र को पढ़ा रहा है। अर्थात अध्यापक क्या पढ़ा रहा है? अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है। दो कर्म निकला, एक तो क्या निकला? छात्र, दूसरा हिंदी। अर्थात इसे कहा जाता है द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल लिखेंगे, राम ने श्याम को थप्पड़ मारा। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, राम ने श्याम को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा। अब यहां पर देख लिया, राम ने किसको मारा? राम ने श्याम को मारा। राम ने क्या मारा? राम ने थप्पड़ मारा। दो हो गया। पहली बात श्याम और थप्पड़। राम ने किसको मारा? श्याम को मारा। राम ने क्या मारा? अर्थात थप्पड़ मारा। अर्थात इसका मतलब श्याम और थप्पड़ क्या है? ये दोनों क्या है? कर्म। द्विकर्मक क्रियाओं की पहचान होती। कुछ नहीं करेंगे, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे, अर्थात किसको पढ़ा रहा है? छात्र को पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? हिंदी पढ़ा रहा है। इसका मतलब हो जाएगा कि दो कर्म की हो गए, छात्र और हिंदी दो कर्म हो गए। अर्थात राम ने श्याम को थप्पड़ मारा। राम ने किसको मारा? श्याम को मारा। राम ने क्या मारा? राम ने थप्पड़ मारा। अर्थात यहाँ पर दो कर्म होते हैं, श्याम और थप्पड़, ये दोनों क्या हो गए? दो कर्म पाए जाते हैं। इसे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं।
अब तीसरा जो होता अपूर्ण सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? एकदम सिंपल सी बात होती है। अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं के बारे में बात करते हैं। अपूर्ण सकर्मक क्रिया की बात करें हम, तो इसकी क्या कहा जाता है कि जिन क्रियाओं में कर्म रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता है। जिस क्रिया में कह सकते हैं कि जिस क्रिया में कर्म रहते हुए भी कहा था कि जिस क्रियाओं में कर्म रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता, कर्म रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता, पूरा बोध नहीं होता है। हमने कहा कि जिस क्रिया में कर्म रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता है वही क्या कहलाता है? अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे लिख देंगे, हम सब उसे विद्वान मानते। एग्जाम्पल जैसे लिख दिया, हम सब उसे विद्वान मानते, विद्वान मानते। सकर्मक क्रिया है लेकिन अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। हम सब उसे विद्वान मानते, हम सब क्या मानते? उसे विद्वान मानते। किसी को मानते हैं विद्वान? पता नहीं चला। हम सब उसे विद्वान मानते, किसे मानते हैं विद्वान? हम सब उसे विद्वान मानते, किसे विद्वान मानते हैं? अर्थात कहता हो कि क्वेश्चन में कि जिस क्रिया में कर्म रहते हुए भी पूरा अर्थ का बोध नहीं होता है, अर्थात पूरा बोध नहीं होता, अर्थ का पूरा बोध नहीं हो पाता है, वही क्या कहलाता है? अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाता है। हम कहें कि हम सब उसे विद्वान मानते हैं, अर्थात हम सब उसे विद्वान मानते हैं, किसे विद्वान मानते हैं? पूरे अर्थ का बोध ना देता है, तो समझ लीजिए कि क्या हो जाएगा? अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाएगा। एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं, हम सबको अपना भाई समझते हैं। हम सबको अपना भाई, देखेंगे हम सबको अपना भाई समझता है, या हम क्वेश्चन लिख सकते हैं हम सबको अपना भाई समझता है, समझता है। हम सबको अपना भाई समझता है, ये शब्द लगा हम सब। अगर ऐसा शब्द दिखाई दे कि हम, उसमें सभी लोगों को शामिल कर देता है, तुरंत पकड़ लीजिए क्या किया गया? अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया लेकिन पूरा नहीं है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। हम सबको ऐसा माना जाता है। अब किसको माना जाए? एक व्यक्ति तो नहीं कहा हम सबको। अब कौन क्रिया है, कौन विद्वान, ये हमें नहीं पता चलता है। हम सबको उसे विद्वान मानते, हम सब उसे किसे विद्वान मानते? हम सब मानते हैं, उसे विद्वान मानते। अर्थात इसमें पूरा अर्थ का बोध अगर नहीं होता है तो तुरंत आप पहचान जाइए कि यह अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया आपको, ये क्वेश्चन रखा गया सकर्मक क्रिया के भेद। हमने बताया कि सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रियाओं के भेद रचना के दृष्टि से होती है, लेकिन प्रयोग और संरचना के दृष्टि से क्रिया का भेद कैसे पाया जाता है? अब देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रयोग या संरचना की दृष्टि पर, प्रयोग या संरचना के दृष्टि पर क्रिया का भेद, प्रयोग एवं संरचना कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं रचना भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद, क्रिया का भेद, प्रयोग एवं संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद कर। तो ये भी जो होता है सामान्य क्रिया होती है। जैसे पहला होता है सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया है, या लिख सकते हैं आप पूर्णकालिक क्रिया, या कह सकते हैं कि इसमें क्रियावार्थक संज्ञा भी होता है, क्रियार्थक संज्ञा भी होती है। तो पहली चीज होती है कि सामान्य क्रिया इसमें पाई जाती है। पहली जो होती है इसमें प्रयोग की सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया का मतलब होता है कि जहां केवल
एक क्रिया का प्रयोग हुआ। समान क्रिया का मतलब क्या हुआ? जहां केवल एक क्रिया का प्रयोग हुआ, जहां केवल एक क्रिया का प्रयोग हुआ, एक क्रिया का प्रयोग हुआ। जहां केवल एक क्रिया का प्रयोग, जैसे हमने कहा कि वह नहाया, आप आए, एक ही क्रिया है। देखिए, वह नहाया, जहां केवल एक क्रिया हो, नहाया एक ही क्रिया, वह आए, या कह सकते हैं कि आप आए, आप आए, इसमें भी क्या है? एक ही क्रिया है। नहाए, आए, आना एक ही क्रिया दिखाई दे रही है। अर्थात सामान्य क्रिया वो क्रिया होती है जहां केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है, वो क्या कहलाती है? सामान्य क्रिया कहलाती है। लेकिन इसकी दूसरी भाग होती है जो संयुक्त क्रिया। दूसरा जो होता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहा जाता है? जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है। जब कोई क्रिया, हमने कहा कि जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है, दो क्रियाओं के संयोग से बनती है। किससे बनती है? दो क्रियाओं के संयोग से बनती है, उसे कहा जाता है संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे हमने कहा राम रामायण पढ़ने लगा, राम रामायण पढ़ने लगा। यहां अगर हम लिखते राम रामायण पढ़ने और लगा को हम बंद कर दे तो पूर्ण हो जाएगा? नहीं, दो क्रिया हो गया। क्या लगे? पढ़ने और लगा, ये दो क्रियाएं हो गई। कौन कौन होंगी? पढ़ने लगा, राम रामायण पढ़ने, बस इतना, एक क्रिया मिली। पढ़ने, लगा कर नहीं लिखेगा। अगर लगा रहेंगे, पढ़ने केवल एक क्रिया होगा, लगा करेंगे तब दो क्रिया हो जाएगी। अर्थात दो क्रियाओं के संयोग से बनते हैं। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनते हैं तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे हमने कहा कि राम रामायण पढ़ने, अगर लगा को हमने मिटा दिया तो एक ही क्रिया होगा। लेकिन जब इसे पूर्ण करेंगे तो क्या? राम रामायण पढ़ने लगा, पढ़ने और लगा, ये दो क्या हो गए? दो क्रिया मिल गई। इन दोनों की क्रियाओं से मिलता एक क्रिया बनी, राम रामायण पढ़ने लगा, एक क्रिया हो गई। हमने कहा था दो क्रियाओं के संयोग से जो क्रिया बनती है वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। यही पढ़ने लगा एक संयुक्त क्रिया होगी। कौन लगे? पढ़ने लगा, संयुक्त क्रिया। अगर दूसरा एग्जांपल देखेंगे, मुझे पढ़ने दो। अब हमने कहा मुझे पढ़ने तो समझ में आ रहा है क्रिया है, लेकिन पूरा हो रही वाक्य नहीं। अगर पूरा वाक्य लिखना होगा तो मुझे पढ़ने दो, यहाँ पढ़ने दो, ये दोनों क्या हो गए? पढ़ने दो, एक क्रिया बनी। लेकिन दो क्रियाओं को वाक्य, इसे कहा जाता है जब वाक्य पूरा करने के लिए दो क्रियाओं की जरूरत पड़ी, इसलिए कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन दोनों का अर्थ कह सकते हैं कि संयुक्त क्रिया हो गई। पढ़ने लगा संयुक्त क्रिया, पढ़ने दो संयुक्त क्रिया हो गई। अगर हम कह दें कि मुझे पढ़ने, तो समझ में, मुझे पढ़ने, अगर दो नहीं लिखेंगे तो वाक्य पूरा नहीं होगा। अर्थात पढ़ने दो, ये दो क्रियाएं बनी, एक ही क्रिया बनी, इसी को हम क्या कहेंगे? पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। अर्थात ये क्या कहलाएंगे? संयुक्त क्रियाएं कहलाती। अब समझ गए होंगे कि संयुक्त क्रियाएं किसे कहा जाता है। एक नाम धातु होता है, उसकी छोड़ दीजिए, लेकिन एक जो होता है प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहा जाता है? तीसरा इसमें जो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। थर्ड होता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? इसमें क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया में 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 क्या होता है? इसमें क्या होता है?
वह क्रिया जिसमें यह पता लगे कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से करवा रहा है। कर्ता जो होता है इसमें क्या करता है, कर्ता स्वयं जो होता है ना करके, कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से करवा रहा हो, किसी दूसरे से करवा रहा हो। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, प्रेरणा देना मतलब होता है प्रेरणार्थक शब्द से। देखिए प्रेरणार्थक मतलब इसमें कर्ता स्वयं ना करके वो दूसरे से कार्य करवा रहा, वही क्या होता, प्रेरणार्थक क्रिया होता। प्रेरणा देना अर्थात प्रेरणार्थक क्रिया कर रहा। जैसे हमने कह दिया कि प्रेरणार्थक क्रिया में राम ने राधा से पत्र लिखवाया। एग्जाम्पल हो गया, राम ने राधा से पत्र लिखवाया। अब यहां देखिए, राम ने राधा से पत्र लिखवाया, राम ने खुद पत्र नहीं लिखा। क्या करें, हमने कहा कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से करवा रहा हो, वो क्या कहेंगे, राम ने राधा से पत्र लिखवाया। किससे पत्र लिखवाया, राम ने राधा से पत्र लिखवाया। राम ने स्वयं लिखा, राम करता है, लेकिन पत्र किससे लिखवा रहा है, राधा से लिखवा रहा है, खुद नहीं लिख रहा है, राधा से लिखवा रहा है। इसका मतलब हो जाएगा कि यह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया करें। सिंपल सी क्वेश्चन पहचान जाएंगे। प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है कर्ता स्वयं कार्य ना करके अगर दूसरे से कोई कार्य करवा रहा हो, कर्ता स्वयं कार्य ना करके अगर दूसरे से कर्ता कार्य करवा रहा हो तो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ऐसे हमने कह दिया कि राम ने राधा से पत्र लिखवाया, तो राम करता जरूर है लेकिन पत्र स्वयं नहीं लिख रहा, किससे लिखवा रहा है, राधा से पत्र लिखवा रहा है। इसका मतलब हो जाएगा राम ने राधा से पत्र लिखवाया, अर्थात इसका मतलब ये क्रिया जो कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इसकी लिखवाया एक प्रेरणार्थक क्रिया है। लिखवाया क्या है, इसमें लिखवाया क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। अगर पूछ देता इसमें राम ने राधा से पत्र लिखवाया में कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया होगा, था लिखवाया, क्या लिखवाया, एक क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगा। इसका दूसरा क्या होता है, पूर्णकालिक क्रिया किसे कहा जाता है। चौथा जो होता है पूर्णकालिक क्रिया किसे कहा जाता है, पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया, इसमें क्या होता है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया आरंभ कर दी। इसमें क्या करता है, जो कर्ता होता है, ये कर्ता होता है, एक क्रिया क्या करता है, एक क्रिया को क्या करता है, समाप्त कर देता है, और दूसरी क्रिया क्या करता है, दूसरी क्रिया क्या करता है, प्रारंभ कर देता है। कर्ता क्या करता, एक क्रिया समाप्त करता है और दूसरी क्रिया क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। इसका मतलब पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। तो पहली क्रिया पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। पहली जो क्रिया कहलाएगी वो पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे हमने कहा सीता भोजन करके सो गई। एग्जाम्पल लिखेंगे, सीता भोजन करके सो गई। अब देखिए लिखा गया सीता भोजन करके सो गई। इसका मतलब कि पहली क्रिया समाप्त हुई, उसने भोजन किया, फिर दूसरी क्रिया क्या हो गई, सोने गई। भोजन करके सो गई, इसका पहली क्रिया समाप्त हुई, पहले क्रिया भोजन की उसने, फिर क्या कि तब सोने, भोजन करने के बाद सो गई। अर्थात इसका मतलब भोजन की और फिर इसके बाद सो गई। इसका मतलब होता है कि कह रहा है कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दे और दूसरी क्रिया क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। भोजन करके ये क्या हो जाएगी, पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। इसमें भोजन करके क्या होगी, पूर्णकालिक क्रिया कहलाएगी। पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। भोजन क्या है, पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है।
तो आप समझ गए होंगे कि पूर्णकालिक क्रिया किसे कहते हैं। यह आपका क्रिया होगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया बनाने के कुछ नियम भी होते हैं। जैसे हमने कहा अकर्मक है क्रियाओं के, थोड़ी सी इसमें देख लेंगे। अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया बनाने के बड़े लंबे भेद होते हैं। हम पार्ट नंबर 2 में आपको बता देंगे कि अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया कैसे बनाया जाता है। हमने कहा कि उठना, आपको पता होगा उठना ये अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया अगर इसको बनाना है, उठना, ये क्या होगा? सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया उठना क्या है? अकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म जुड़ा नहीं है। लेकिन अगर इसी को कह दे उठाना, देखिए उठाना, तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर हम कह दें कि उड़ना, उड़ना, उड़ना क्या है? अकर्मक क्रिया। लेकिन अगर हम कह दें उड़ाना, तो क्या हो जाएगा? उड़ाना। इसका मतलब देखिए उठाना और उड़ाना दोनों में देखिए, उठना ऐसा प्रतीत हो जाए स्वयं उठ रहे, लेकिन उठाना किसी अन्य की जरूरत पड़ती है, उठाना। तो इसका मतलब उसका कर्म जुड़ा है किसी का आपके साथ। उड़ना, उड़ना आप स्वयं अकेले उड़ रहे हैं। लेकिन अगर उड़ाना लिखा गया तो ऐसा लगता है कि कोई और भी व्यक्ति किया, अर्थात किसी और के साथ कर्म जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या कहेंगे? उड़ाना, उठाना, ये शब्द क्या निकलता है? हमने कह देगा सोना। अगर हम कह दें कि सुलाना, सोना तो आप स्वयं ऐसा महसूस रहा कि सोना का मतलब होगा आप स्वयं सो गए। अगर लेकिन कह दिया जाए कि सुलाना, तो मतलब कोई और कर्ता की आवश्यकता पड़े, किसी और कर्म की आवश्यकता पड़ रही है, आपको सुलाने के लिए किसी और की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब होता है जिसके साथ अगर ऐसा महसूस होता है कि किसी और कर्म की हमें आवश्यकता पड़ती है, तो ये क्या कहलाएंगे? सकर्मक क्रिया कहलाते हैं, अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। अर्थात इसमें कर्म नहीं लगा हुआ, लेकिन इसमें कर्म आपका लगा हुआ है, इसलिए क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहलाते हैं और ये अकर्मक क्रिया। तो कैसे नियम बनाना होता है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं इसके फिर।